Hello बच्चों. Now today we are starting the new chapter which is solid state. 12th क्लास का बच्चों फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट. और सॉलिड स्टेट का आई होप आपने बच्चों थ्योरी के वीडियोस देखे होंगे या क्लासेस अटेंड करी होंगी. एंड सम basics of that solid state must be clear to you. Now at this time I'll discuss some basic questions, and after that the conceptual questions on that basic questions I'll deal later on. तो पहले बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहला बच्चों बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस सॉलिड. सॉलिड बच्चों आपने पढ़ा होगा जिसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, इसलिए उनकी फिक्स शेप बनी रहती है. अब क्वेश्चन ये कि सॉलिड में भी दो कैटेगरी हैं बच्चों. एक है क्रिस्टलाइन और दूसरा है अमार्फस. क्या फर्क होता है क्रिस्टलाइन और अमार्फस में, लिखते हुए स्टडी करते हैं बच्चों. लेफ्ट में चलो, ये हो गया बच्चों क्रिस्टलाइन. चलो लेफ्ट राइट छोड़ो, टॉप बॉटम कर देते हैं. अब ये दूसरा सॉलिड कौन सा, एमार्फस. यस बच्चों, क्रिस्टलाइन कौन सा होता है, क्रिस्टलाइन वो होता है जिसमें एटम या मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर डिस्टेंस पर होते हैं. ऐसा नहीं है कि पहले नजदीक था फिर दूर हो गए. नो, ऑल द एटम्स आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस. जबकि एमार्फस के अंदर क्या होता है, कुछ एटम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, कुछ वीक बनाते हैं, या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है. तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम क्रिस्टलाइन को हीट करेंगे तो एक ही टेम्परेचर पर सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे. हो सकता है वो 275 हो, 280 हो, 300 हो, कुछ भी हो. एक ही टेम्परेचर पर, एज द बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, सो ऑल नीड सेम एनर्जी. इट मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. जबकि एमार्फस में क्योंकि हमारा बिल्कुल सेम ऑर्डर सेम पैटर्न फॉलो नहीं होता, तो इसको बच्चों ब्रेक करने के लिए पहले बॉन्ड टूटेंगे वीक वाले, फिर उससे थोड़ा सा स्ट्रांग, फिर उससे स्ट्रांग. कहने का मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होगा बच्चों, राइट. यानी फर्स्ट वाला क्रिस्टलाइन ये कैसा फॉलो कर रहा है बच्चों, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करता है. ये जो सीक्वेंस इसने मेंटेन की है, इक्वल लेंथ है, इट गोज टू अ लॉन्गर डिस्टेंस. मगर यहां बच्चों ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करता है ना. ये ऑलवेज, ये क्या है, ये तो रेंडम है, कहीं बॉन्ड स्ट्रांग है, कहीं वीक है, एंड सो ऑन. क्रिस्टलाइन को अगर हम कट करते हैं तो ये कट करने पर बच्चों ये फ्लैट सरफेस देगा. ये थोड़ा सा बच्चों मैं समझ रहा हूं, आई एम हाइडिंग दिस, सो आई थिंक आई शुड टेक इट दिस वे. आपको क्लियर हो रहा होगा. तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है बच्चों, फ्लैट सरफेस होती है. ऑन कटिंग इट गिव्स फ्लैट सरफेस. और अमार्फस कैसी देता है बच्चों, इरेग्युलर सरफेस ऑन कटिंग. जैसे बच्चों किसी पत्थर को तोड़ा हो, ये इस तरह की सरफेस देगा. जबकि इसमें क्या था, कट करने पर बिल्कुल जैसे बच्चों एक नाइफ से हम जब बटर कट करते हैं तो फ्लैट सरफेस मिलती है, प्लेन सरफेस मिलती है, राइट. और बच्चों क्रिस्टलाइन में एक ऑर्डर देखो, ये बच्चों क्रिस्टलाइन का ऑर्डर बना रहा हूं मैं, एक छोटा एक बड़ा, यानी कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन. तो इस तरीके से बच्चों अगर इसका अरेंजमेंट हम देखें तो ये देखो, अगर हम ये ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें पहले ये बड़ा वाला एटम, फिर छोटा, फिर बड़ा. इस डायरेक्शन में देखो सारे बड़े एटम्स का मिलाप हो रहा है बच्चों. कहने का मतलब इफ वी चेंज द डायरेक्शन
वी गेट द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट्स। तो ऐसे केस में जो प्रॉपर्टी होगी डिफरेंट डायरेक्शन में वो अलग अलग होगी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंप्रेसिबिलिटी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी, इसलिए इसको कहते हैं, ये होता है एनआइसोट्रॉपिक। जबकि बच्चों अमार्फस में तो सारा ही ऑर्डर रैंडम है, कहीं एक जैसे बॉन्ड है ही नहीं। इन ऑल द डायरेक्शन वी गेट द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड दैट इज अगेन द सिमिलैरिटी। So in all the direction we get the same sort of environment of the atom or molecules or the constituents. Thus that is called as isotropic. Right bachon? Now you can note the answer. क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है बच्चों, जबकि अमार्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। क्रिस्टलाइन में ऑन कटिंग इट गिव्स प्लेन सरफेस, अमार्फस में इट गिव्स इरेग्युलर सरफेस। क्रिस्टलाइन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमार्फस का रेंज में होता है। क्रिस्टलाइन हैज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, इट मींस इट हैज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। जबकि अमार्फस आइसोट्रॉपिक होता है, it means that has the same properties in all the direction. One more point which I have not discussed, this one is true solid. True solid का मतलब सच्चा सॉलिड, तो झूठा सॉलिड भी होता है कोई, ये स्यूडो सॉलिड होता है, जैसे अमार्फस जिसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड जैसे आप बच्चों पुराने बिल्डिंग में जो शीशे होते हैं वो ऊपर से होते हैं पतले, नीचे से होते हैं मोटे। हम कह तो उसको रहे हैं कि वो सॉलिड है, बट एक्चुअली इट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। यस, द फ्लो इज स्लो बट द फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, सो व्हाट वी कॉल इट इज अ सुपर कोल्ड लिक्विड, राइट, और सिंपली स्यूडो सॉलिड। This was the first basic question. Now proceed to the second one. Give the examples of different types of crystalline solids. बच्चों सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो टाइप हैं कौन कौन सी होती हैं? एक होता है बच्चों आयोनिक, एक होता है बच्चों मेटालिक। मॉलिक्यूलर आपके दिमाग में आ रहा होगा, उसके 3 पार्ट हैं इसलिए उसको सबसे नीचे लिखूंगा मैं। एक होता है बच्चों कोवेलेंट या नेटवर्क, और चौथा जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर। और मॉलिक्यूलर में टाइप है बच्चों पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर सॉलिड्स एंड H बॉन्डेड सॉलिड। अब बच्चों ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स हैं ये कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्डिंग दे कैरी। जैसे बच्चों आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होता है, अगर आपको प्लस माइनस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखें और उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नजर आए, देन इट इज कॉल्ड एज आयोनिक सॉलिड। ये बच्चों सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि आयंस फ्री नहीं होते, मगर मोल्टन फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में ये कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चों सोडियम क्लोराइड, सोडियम परक्लोरेट, यानी जो भी सॉल्ट्स हैं बच्चों और आर आयोनिक इन नेचर, सो दे कम्स अंडर आयोनिक सॉलिड। दूसरा बच्चों मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड अगर आपको याद हो बच्चों, तो जब रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं, and that will happen in the case of bigger atoms of low ionization energy, and they create a sea of electrons का समुद्र डेवलप हो जाता है, और उसके बीच में जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको क्या कहते हैं? कर्नल्स, KERNALS। अब ये जो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है, that is called as metallic bond, and such solids are metallic solids.
मेटल की प्रॉपर्टी बच्चों आपको पता होगी, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस देते हैं ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होते हैं। तो अगर आपको किसी भी मेटल का नाम याद आए, टिन, सिल्वर, गोल्ड, they carry metallic bonding and such solids are called as metallic solid. आप हिंट दे देता हूं बच्चों, ये आपको मोनोटॉमिक फॉर्म में दिखाया गया होगा, है ना। बहुत सारे एटम जुड़ते हैं तो एम्पेरिकल फार्मूला तो सिंगल ही बनेगा, ज्यादातर चांस 99%, 1% कुछ अलग निकल जाए तो दैट इज नॉट माई गारंटी। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, अब जाहिर सी बात है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, पूरा क्रिस्टल कोवेलेंट बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है मोस्ट पार्ट ऑफ इट और इवन द होल पार्ट ऑफ इट, देन इट इज कोवेलेंट सॉलिड। जैसे बच्चों डायमंड है, डायमंड में कार्बन सारे के सारे आपस में 4 बॉन्ड बनाते हैं, टेट्राहेड्रली कनेक्टेड होते हैं एंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज नोन। कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, they have the covalent bond in between, so they are called as covalent or network solid. अब बच्चों मॉलिक्यूलर में क्या है, कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं एंड in between the molecules there is a weaker force of attraction. These molecules can have van der Waals force in between, they are called as non-polar solid. जैसे बच्चों नोबल गैस है, हीलियम में आपस में अट्रैक्शन, क्लोरीन को कंडेंस कर दो, तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके 2 एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बट 2 मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स हो, दे डोंट हैव एनी चार्ज सेपरेशन, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन पोलर सॉलिड्स। वेयर एज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जैसे HCl, HBr, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं या 2 से ज्यादा एटम्स हैं, नेट डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो बच्चों पोलर सॉलिड्स होंगे। पोलर सॉलिड्स का एक्सट्रीम केस हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्योंकि पोलैरिटी पीक पर होती है। NH3, H2O, HF, they have the hydrogen bond between their molecules, so they are called as hydrogen bonded solid. बच्चों क्वेश्चन अभी ये नहीं था कि इनको एक्सप्लेन करना है, जस्ट टू क्लियर द बेसिक्स I took this much time. The only answer which you had to write is yes बच्चों, पहला आयनिक सॉलिड का एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड एंड NaClO4। ये बच्चों मैंने वो एग्जांपल लिया जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे, तो एग्जाम में इनके पूछे जाने के चांस ज्यादा है, सो आई टुक दिस एग्जांपल। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर नॉन पोलर में नोबल गैस हो गई, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। पोलर का एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में लिया अमोनिया, वाटर, HF। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट एंड डायमंड। मेटालिक सॉलिड्स में टिन, आयरन एंड गोल्ड। ये बच्चों मैंने इस तरीके से क्वेश्चन बनाया है बिकॉज again in conceptual questions examples will be given to you and you have to find out which one is molecular, which one is metallic, which one is covalent, right? तो बच्चों इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपको मैं पूछूं ये बताओ कि टिन क्या है तो आप कहो मेटालिक सॉलिड, मैं कहूं NaCl क्या है तो आप बता सको आयनिक सॉलिड, राइट बच्चों? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of atoms per unit cell for 3 different types of unit cell. कौन कौन से यूनिट सेल है बच्चों? एक है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नंबर ऑफ एटम्स, चलो कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको फिगर दिखाता हूं आंसर में। ये बच्चों सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक। एटम्स कहां हैं? सिर्फ कॉर्नर्स पर, एटम्स आर लाइंग ओनली एट द कॉर्नर। ये दूसरा है बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये ऑरेंज कलर का एक और एटम दिखाया है जो इसके सेंटर में है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटम होंगे कॉर्नर पर और एक एटम होगा बॉडी के सेंटर में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में अगेन एटम्स आर एट द कॉर्नर बट दीज ऑरेंज एटम्स आर शोन ऑन एवरी फेस ऑफ इट।
Can you find out how many faces this cube is carrying? Yes बच्चों, 6 faces. So one atom is lying on every face. जो एटम कॉर्नर पर होता है ये बच्चों ऐसे ही कितने और क्यूब के साथ कनेक्टेड होता है? ऑब्वियसली 8. थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाता हूं बच्चों में इसको. ये मैंने 2 हो गए, ये देखो 4 हो गए बच्चों. 1 2 3 4 और ऐसे 4 ऊपर होंगे. तो कहने का मतलब कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1/8 होता है. 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 यानी 8 बार 1/8 का कंट्रीब्यूशन. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? देयर इज ओनली 1. बॉडी से कॉर्नर पर तो एटम है ही, प्लस this atom which is completely inside this box. This is not shared with anyone else. So completely this is for this cubic unit cell. So the total number of atom for body centered cubic will be 2. अब ये बच्चों जो फेस पर है, हमेशा फेस 2 क्यूब के साथ शेयर होती है. तो कहने का मतलब सिर्फ आधा पोर्शन ही एक क्यूब के लिए होगा. तो बच्चों कॉर्नर पर एटम है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ, और फेस कितनी है? 6. तो टोटल ऑफ 4 एटम्स पर यूनिट सेल. आई होप बच्चों आपको कैलकुलेशन क्लियर हुई होगी. नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल्स. Which has the least and which has the most value? पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये एक बॉक्स लो, जैसे एक कंटेनर है. अब बच्चों इसको आप ले सकते हो एक यूनिट से, और अगर मैं कहूं बच्चों इसी के अंदर हम कुछ एटम्स डाल दें, क्या ये सारे एटम्स इस पूरे बॉक्स की स्पेस को कवर कर लेंगे? यस इट अपीयर्स, हां. मगर इसमें अगर आप सैंड डालो तो क्या सैंड आ पाएगी? जो बीच में वॉइड्स हैं, उन वॉइड्स के बीच में अभी भी बच्चों जगह है जिसको फिल किया जा सकता है. तो इसका मतलब इन्होंने पूरा अभी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया है. तो कितना ऑक्यूपाई किया है? दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय packing fraction. What is packing fraction? That is the volume of all the atoms in unit cell divided by volume of unit cell. अगर ये बॉक्स यूनिट सेल है तो टोटल एटम देखो कितने हैं और उन्होंने कितना वॉल्यूम घेर रखा है, डिवाइडेड बाय इस बॉक्स का वॉल्यूम. अगर मैं कहूं टोटल एटम है Z, एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो टोटल Z एटम मल्टीप्लाई कर दो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. अब बच्चों क्यूब की एज लेंथ मान लेते हैं A, क्योंकि यूनिट सेल की एज लेंथ A ले रहे हैं तो A से रिपोर्ट करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी A क्यूब. सो दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन. और अगर बच्चों हमें एफिशिएंसी चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो. पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी. जैसे बच्चों सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं इसको सिंपल क्यूबिक के लिए. SC, इसका रिलेशन लिख लेते हैं बच्चों. टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1. A और R का रिलेशन क्या होता है बच्चों? A बराबर होता है 2R, या R इज इक्वल टू A/2. तो यहां पर बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय A क्यूब. रखते हैं वैल्यू बच्चों.
z की वैल्यू 2, 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, r क्यूब और a की जगह 2r। r से बच्चों r कट गया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये 52.4% आएगा। सिंपल कैलकुलेशन रह गई है, यू जस्ट कैलकुलेटेड एंड दस यू विल गेट द आंसर 52.4%। तो ऐसे ही बच्चों जैसे कैलकुलेशन सिंपल क्यूबिक के लिए की है, ऐसे अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए करें, नीचे तो बच्चों आंसर की वैल्यूज लिखी हैं, आई थिंक आई शुड ड्रैग इट। यस बच्चों, बीसीसी, बीसीसी के लिए z इज 2। अच्छा, ऊपर वाले में सिंपल क्यूबिक है बच्चों, z 1 था, इधर 1 लिखेंगे हम, तो यहां 2 है ना, तभी मुझे याद आ गया। 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। a कितना है बच्चों, ये बीसीसी में a मैंने ये नोट करके रखा है, दैट इज 4/√3r। ये भी कट गया। अब एफिशिएंसी निकाल रहे हैं परसेंटेज में, तो बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करना बनता है, अदरवाइज 0.524 कैलकुलेट करके आंसर आएगा। अब कैलकुलेशन तो की नहीं है, पैकिंग फ्रैक्शन निकला, उसमें 100 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही बच्चों इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 68%। और ऐसे ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए z कितना होता है बच्चों, z इज 4/3 पाई r क्यूब और a होता है बच्चों 2√2r। यार भी बच्चों मैं कैसा कैसा बनाता हूं देखो। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बच्चों 74%। तो कौन सा बेस्ट है, बेस्ट मतलब हाईएस्ट पैकिंग एफसीसी, लोवेस्ट वन 52.4, इंटरमीडिएट बीसीसी, राइट बच्चों। तो ये आंसर लिखा हुआ बच्चों, यू कैन नोट द आंसर, ये तो मैंने वैसे लिखवा ही दिया है, बट छपे हुए में देख लो आप, राइट। तो बच्चों यहां तक आपने करके रखना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बेसिक्स थे बच्चों, ये करके रखना है आपने, ताकि हम बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बैंक जो कंसेप्चुअल्स हैं उनको हम सॉल्व कर पाएं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, फिर मिलते हैं।